सहानुभूति। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुसीबत क्या होती है और किस हद तक उसका दर्द होता है। मेरा परिवार भी इसे जानता है। सच कहा जाए तो उस दर्द को वे ही जानते हैं जो अपनी जमीन जायदाद खोते जाते रहे हैं। बाकी इस दर्द के बारे में क्या जानेंगे। हमारे पास 200 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। बचपन में हमारे पास 4-5 गांव में खेती बाड़ी और बाग बगीचे थे। ये बात किसी से छिपी नहीं थी। आसपास के इलाके के सभी इस बात को जानते थे। दादी कहा करती थी कि घर में ही आधा मन सोना पड़ा रहता था। उन दिनों लोग कहा करते थे कि हमारी जायदाद कम से कम 2-3 लाख नगद की होगी। गांव की नेतागिरी हमारे दादाजी ही किया करते थे। हमारी बढ़ती हुई जमीन जायदाद और संपत्ति यहां तक कि साख पर भी नजर लग गई थी। पहली बार हम पर गाज गिरी थी। हर साल गांव में भगवान का उत्सव हुआ करता था। भगवान के लिए भोग हमारे घर से ही जाया करता था, यानी पहला भोग हमारे घर का ही होता था। लेकिन उस साल न जाने क्यों गांव के दूसरे धनी किसान ने जिद ठान ली कि भगवान के लिए पहला भोग उसके यहां से ही जाएगा। दादाजी चुप कैसे रहते। वे क्या चूड़ी पहने हुए थे। बस क्या था, गांव 2 दलों में बंट गया। ये तो शुरुआत थी। दादाजी ने 5-6 खून करवाए थे। उन्होंने मुकदमा लड़ा था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। वे कत्ल के बड़े मुकदमे को भी जीत गए थे, लेकिन हमारी किस्मत ही फूट गई थी। चेची रेड्डी के गुट वाले बंडरों ने दादाजी का कत्ल कर दिया। गुजर जाने के बाद भी लोगों की यादों में जीवित रहे। सभी लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे कि वे बात के बड़े पक्के थे। ये सुनकर हमें गर्व होता था। लेकिन अब सिर्फ 100 एकड़ की जमीन ही बची थी। कुछ लोग मानते भी नहीं थे कि सारी संपत्ति सिर्फ पार्टी के लिए ही खर्च की गई थी। दादी भी कभी कभार मुझसे कहा करती थी कि सारी जायदाद दादाजी के गुलछरों में उड़ गई थी। बात चाहे जो भी हो, लेकिन दादाजी का स्वर्गवासी होना और जमीन जायदाद का कम होते जाना कोई साधारण बात नहीं थी। पिताजी को दादाजी के कत्ल का मुकदमा लड़ना पड़ा। उन्होंने चेची रेड्डी और उसके बेटों को फांसी की सजा दिलवाई। नाम भी कमा लिया कि बाप शेर तो बेटा सवा शेर है। कुछ दिन बिना किसी तकलीफ के गुजर गए थे। बड़े भाई और मेरी पढ़ाई चल रही थी। टाउन के स्कूल में बड़े भाई का 4th क्लास में और मेरा 1st क्लास में दाखिला हुआ। ठीक उसी वक्त पिताजी को गांव में पार्टी बनानी थी। अब की बार ये पार्टी हमारे सगे संबंधी और उत्तराधिकारियों की वजह से बनानी पड़ी थी। हमारे संबंधी पापी रेड्डी के खेत हमारे खेत के बगल में ही थे। बीच में मेड़ तक नहीं थी। पापी रेड्डी के खेतिहार ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उसने खेत जोतते समय हमारे खेत में भी 4 हाथ ज्यादा जोत लिया था। ये देख हमारा खेतिहार कैसे चुप रहता। वही खेत में ही पापी रेड्डी की जमकर पिटाई कर दी। हमारे और हमारे संबंधियों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो गया। इससे संयुक्त परिवार की जमीन जायदाद का आपसी बंटवारा जो अब तक नहीं हुआ था, वो मामला नए सिरे से उठा। बाग बगीचे, बंजर जमीन, पिछवाड़े की जमीन, जंगल की जमीन आदि का मामला, जायदाद के मामले सीधे साधे नहीं होते हैं, बल्कि जान के जंजाल होते हैं। हमारे ही संबंधियों ने कत्ल के जुर्म में पिताजी को फंसाया। अपने ही आदमी की हत्या करके उसका इल्जाम पिताजी पर लगाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। हम छोटे थे, अतः इतना बड़ा सदमा झेल नहीं पाए थे। इसका असर मेरी पढ़ाई पर तो उतना नहीं पड़ा था, किंतु बड़े भाई की पढ़ाई 5th क्लास में ही बंद हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। घर संभालने के लिए बड़े बूढ़े थे नहीं। माँ भोली भाली और सरल स्वभाव की थी। कुछ समय तक कोई झंझट नहीं था। मैं पढ़ाई में पूरी तरह से मगन हो गया था। मैं अपने बड़े भाई की महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता था। वे चाहते थे कि मैं डीएसपी बनूं। इस साल मैं एमए कर लूंगा।
हमारी पैदाइश ही शायद पापड़ बेलने के लिए हुई थी। हम पर फिर शनि देवता सवार हो गए। गांव के दलितों ने हमें घेर लिया, ठीक उसी तरह जिस तरह महाराज नल के करे पुरुष ने धर दबोचा था। ये बात सही है कि दलित लगभग 20 साल से नदी के पास की जमीन पर खेती करते चले आ रहे थे, पर उस जमीन का पट्टा हमारे नाम पर है। बड़े भाई ने उनसे हमारी जमीन सौंपने के लिए कहा, लेकिन वे सिर चढ़े लोग हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। आजकल सिर उठाकर जो चलने लगे हैं, उनका कहना है कि हम उस जमीन पर लंबे अरसे से खेती करते चले आ रहे हैं। आज तक आप मुंह बंद किए बैठे रहे, अब फसल कटने को तैयार है तो लार टपक रही है, वो भी नकली पट्टा लेकर। हम जमीन नहीं देंगे, हरगिज नहीं देंगे। जो करना हो कर लीजिए, हम नहीं देंगे। अब हमारी जमीन पर खेती करने वालों का इतना घमंड और मुंह लगापन है तो जमींदार लोगों को कितना होगा। सभी खेतियार एकजुट होकर कहने लगे कि इन सिरफिरे लोगों के घमंड को निकाल बाहर करना होगा, और बेमन ही बड़े भाई को गुट का नेता बनना पड़ा। अभी हमारे गांव में आग सी लगी हुई है। दलितों और किसानों की ओर से पता नहीं क्या होने जा रहा है। चाहे जो भी पार्टी बने, उससे उन लोगों को लाभ कुछ भी नहीं है। मेरे भाई ने मुझे आदेश दिया कि मैं उस गांव के आसपास भी ना आऊं, क्योंकि पता नहीं उनका समर्थन करने वाले मुझे भी किसी मुकदमे में न फंसा दें। पता नहीं कब इस मुसीबत से हमारा परिवार छुटकारा पाएगा। मेरी अक्ल घास चरने गई थी। मैंने अपने एक सहपाठी रामकृष्ण को अपने घर की कहानी सुनाई। चूंकि आप धैर्यवान हैं, इसलिए इतने सारे कष्टों को सह पाए। यदि कोई और होता तो मैंने सोचा था कि वो हमदर्दी जताते हुए ऐसा कहेगा, किंतु जानते हो उसने क्या कहा? आपके घर की कहानी तेलुगु सिनेमा की कहानी के लिए ठीक जचती है। सिनेमा में आंसू और सिनेमा बनाने वालों की जेब में पैसे। जो अक्लमंद है वे आपका रोना देखकर दुखी नहीं होंगे। आपके कष्ट भी क्या कष्ट है, आप खुद पर लादी हुई मुसीबतें हैं। सच कहा जाए तो असली कष्ट तो आपके गांव के दलितों की है। उनके कष्टों का कारण वे नहीं, अपितु बल्कि वे लोग हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा निजी संपत्ति, जमीन, जायदाद है। प्यार और सहानुभूति की उन लोगों को जरूरत है जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों को नहीं। हाथ लगी संपत्ति, जमीन को बचाने के लिए हमसे बगावत करने वाले गांव के दलित ही भले हैं। इससे प्रेम और सहानुभूति मिले या न मिले, ऐसे लोगों से क्या बात कर सकते हैं जिन पर यह पागलपन सवार हुआ है कि निजी जायदाद को ही खत्म कर दे।